इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। बसपा ने निकाली है विजय रथ यात्रा। मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर यह रथ यात्रा निकाली गई। बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में यह रथ यात्रा निकाली गई। मायावती के भूतपूर्व कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और नीतियों को रथ यात्रा के जरिए जनता तक पहुंचाया गया और बताया गया। इसी बीच हमारे साथ पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी सर। जी जयप्रकाश जी, आपके रथ यात्रा निकाली जा रही है, विजय रथ यात्रा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मायावती को सत्ता में लाना है। इस रथ यात्रा के जरिए आप जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि जो माननीय बहन जी ने जो 4 बार के शासनकाल में जो काम किए हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर हम उनके बारे में लोगों को बताते हैं कि माननीय बहन जी ने सभी समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया था, सरकार में भी और विकास में भी। तो ये सारे बातें हम लोगों को बताते हैं। और जो इस समय जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है भाजपा की, उसके बारे में बताते हैं कि वो किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है देश को, प्रदेश को, और बहन जी से क्या क्या प्रदेश को लाभ हुआ था। तो वो सारी बातें हम बताते हैं। और इस कार्यक्रम का नाम है कांचीराम विचार यात्रा, और इसका उद्देश्य है 5वीं बार बसपा सरकार। 5वीं बार बसपा सरकार। लेकिन मायावती को तो अब टूट वाली बहन जी कहा जाने लगा है, क्योंकि अब 5 साल बीत रहे हैं, सरकार को भी बसपा का कोई भी कार्यकर्ता जमीन पर नहीं दिखा है, सिर्फ ट्विटर पर दिखा है। वो भी मायावती के द्वारा जो ट्वीट किया गया, उसी के जरिए जो वो मुद्दे उठाई, वरना जमीन पर कोई नहीं दिखा। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना काम बीएसपी का चलता है, जैसे कि हमारे इस समय सतीश चंद्र मिश्रा जी काम कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, उधर भीम राजभर जी लगातार काम कर रहे हैं, वो भी पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन कर रहे हैं, और इधर से हम लोग कांचीराम विचार यात्रा निकाल रहे हैं। और उधर से जो और भी काफी नेता, जितनी मीटिंग बहुजन समाज पार्टी की कंटिन्यू होती है, इतनी किसी भी पार्टी की नहीं होती है। तो ये तो बात गलत है जो लोग ये कहते हैं कि बीएसपी रोड पे नहीं है और केवल सीट पे बहन जी काम कर रही हैं। बहन जी के जो साथी जो लोग हैं, उनके जो काम करते हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो सारे के सारे कंटिन्यू काम कर रहे हैं और माननीय बहन जी की प्लानिंग पे कर रहे हैं। माननीय बहन जी ऑफिस में बैठ करके प्लानिंग तैयार करती हैं दिन रात जग करके, और उसको फिर एग्जीक्यूट करने के लिए सब लोगों को देती हैं अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए जयप्रकाश जी, हम लोग ने भी देखा कि अभी आप लोग जो ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, उसके बाद जो मीटिंगें हो रही हैं वो हो रही हैं, आपके द्वारा ये एक रथ यात्रा भी निकाली गई है, वरना इससे पहले कहाँ थी बसपा? नहीं, हर समय पर रही है। अगर कोई क्योंकि हाथरस का भी मामला हुआ, उन्नाव का मामला हुआ, कांग्रेस को देखा गया जमीन पर, सपा को देखा गया जमीन पर, लेकिन बसपा नहीं दिखी। बसपा में वो भी मायावती जी ने सिर्फ ट्वीट किया और उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, बसपा जमीन पर थी लेकिन दिखाया नहीं मीडिया के लोगों ने। आप अगर देखेंगे तो जैसे बहन जी ने एट्रोसिटी को लेकर के 4 कमेटी बनाई थी कि अगर जनरल समाज पर कोई एट्रोसिटी होती है तो सतीश मिश्रा जी उसको डील करेंगे, और अगर ओबीसी पे होती है तो लालजी वर्मा जी करेंगे, मुस्लिम पे होती है तो ये आपके मुनकाद अली जी करेंगे, और एससी एसटी पे अगर होती है तो इस पे जो है जीसी दिनकर जी और उनकी पूरी टीम करेगी। तो जब ये हाथरस वाला जो मामला हुआ था तो उसमें सबसे पहले जीसी दिनकर जी के नेतृत्व में सबसे पहले वहाँ पर टीम पहुंची थी। उन्होंने फिर माननीय बहन जी को बताई सारी घटना उसके बारे में। फिर माननीय बहन जी ने उस पर ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। तो माननीय बहन जी की जो है दोनों तरफ से काम चल रहा है, वो उनकी टीम भी काम कर रही है। तो ये तो लोगों ने दिखाया नहीं। अब उनके ऊपर जिनके ऊपर जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में या जेंट्स के बारे में जो बताए हैं, तो उनको लोगों ने दिखा दिया, लेकिन जो उनकी इतनी बड़ी टीम गई थी जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज हुई थी, उसको मीडिया ने दिखाया। जयप्रकाश जी, मीडिया ने सब कुछ हाईलाइट किया है, सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल ये हम लोग जानना चाहेंगे, जिस तरह से ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है बसपा द्वारा, क्या लगता है 2022 में कितना कारगर सिद्ध होगा? क्योंकि अभी तक दलितों के लिए मायावती लड़ती रही, अब ब्राह्मणों का कार्ड खेल दिया। जब से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से देखा गया कि जो ब्राह्मण पक्ष है, कहीं ना कहीं पक्ष वो बीजेपी से नाराज है।
जी देखिए, ये जो है इसको कार्ड नहीं कह सकते, ये समाज को आभास कराना है, क्योंकि केवल दुबे जी का मामला नहीं था जो एनकाउंटर हुआ, उसके साथ साथ ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की रिपोर्ट है कि लगभग छोटे बड़े लगभग 6000 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। तो जिन ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी मजबूती के साथ भाजपा सरकार को सत्ता में लाने के लिए काम किया, और जो इस देश का देखिए कुछ भी है वो बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, बुद्ध वर्ग माना जाता है, तो जिस सरकार को सबसे ज्यादा उसका वोट मिला हो ब्राह्मणों का, उन ब्राह्मणों की हत्याएं करना, एनकाउंटर के नाम पर उनकी हत्याएं करना, तो इस बात को आभास कर चुका है ब्राह्मण समाज। और विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था वो सही नहीं था जयप्रकाश। देखिए, जब उन्होंने आकर के सरेंडर कर दिया, ऐसे तो जैसे फूलन देवी जी ने आके सरेंडर किया, तो सरेंडर का तो ऑप्शन यही होता है ना कि भाई उसके बाद में आप नहीं, उसके बारे में जो पुलिस वालों की हत्या की गई वो क्या था, वो सही था आपके हिसाब से? देखिए, ऐसे तो फूलन देवी जी ने हत्याएं करी, लेकिन सरेंडर का अर्थ क्या होता है? क्योंकि हमारे भारत अंदर जो लॉ है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी से है कि यहाँ पर जो है, जो अगर किसी आदमी ने अपराध कर दिया है तो उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाता है। जो अन्य इतने बड़े बड़े अपराधी हैं जिसको आप जेल में रखा जाता है, उसको रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के हिसाब से रखा जाता है। नहीं तो ऐसे तो जयप्रकाश जी, अगर सभी हत्या करके सरेंडर करने लगे तब तो देश में अराजकता ही फैल जाएगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने सरेंडर कर दिया, उसने सरेंडर नहीं किया था, वो बस ये था कि वो सबको बहकाना चाह रहा था, वो उस चीज से बचना चाह रहा था जयप्रकाश जी। मैं उनके पक्ष विपक्ष की तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि रेल की पटरी पे अभी 2 ब्राह्मणों को उधर जो है कानपुर की तरफ जो है उधर मार के गिराया गया, अभी एक टीचर को कल परसों मारा गया। तो मेरा मतलब मैं उसी के ऊपर नहीं अटक रहा हूँ, दूसरे के ऊपर। मेरा मतलब यह है कि ब्राह्मणों की हत्याएं बड़ी मात्रा में हो रही हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर के हो रही हैं, बहाने लेकर के हो रही हैं। तो हम लोग जो बीएसपी जो है उनको लुभाने की नहीं, उनको आभास कराने का काम कर रही है। लुभाना एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, हम आभास करा रहे हैं, और उसको सतीश चंद्र मिश्रा जी आभास करा रहे हैं कि आपका जो है 2007 से लेके 12 की सरकार में जो ब्राह्मणों का सम्मान, जो अन्य सभी समाज के साथ साथ जो ब्राह्मणों का सम्मान जो बीएसपी में हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस आधार पर ब्राह्मण समाज 2007 से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके अब की बार हिस्सा ले रहा है बीएसपी के लिए। देखिए, समय कम है जयप्रकाश जी, आपसे बस आखिरी जवाब चाहते हैं। ये बताइए 2022 में बसपा अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, कम से कम बीएसपी के पास 44% वोट आ रहा है। 2007 में बीएसपी के पास 30% वोट था, 206 विधायक थे, और 2012 में सपा के पास 30% वोट था, 224 विधायक थे। और इस समय जो है 40% वोट भाजपा के पास है, 325 के आसपास विधायक हैं। अब की बार बीएसपी के पास 44% वोट आ रहा है और लगभग 350 विधायक आ रहे हैं। तो पूर्ण बहुमत से बहुत ऊपर, क्योंकि बहुत दिन के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी ने दी थी 2007 में। उस रिकॉर्ड को तोड़ा था। उससे पहले पूर्ण बहुमत की सरकार काफी दिन से बन नहीं पा रही थी, कई दशक से। लेकिन अब की बार जो 325 का जो रिकॉर्ड है भाजपा को, उसको भी तोड़ने का बसपा कर रही है। लगभग 350 सीट जो है बीएसपी जीत रही है 44% वोट प्राप्त करके। धन्यवाद जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि क्या रणनीति है, बसपा किस रणनीति से आ रही है, और 300 प्लस सीटों का दावा भी किया जा रहा है बसपा की तरफ से। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किसको कितनी सीट मिल पाती है।